Good afternoon. Are you able to hear me? Are you able to hear me? ओके जी। सो आज हमारी क्लास, क्योंकि आई थिंक एक और सेशन था 9 से 12, तो इसलिए हमें अपनी क्लास को रीस्केड्यूल करना पड़ा था। सो टुडे आई विल लेट यू फर्स्ट आस्क क्वेश्चंस। इंटरनेशनल सिनेरियो क्या हो रहे हैं करंट अफेयर्स में, इंटरनेशनल रिलेशंस के लिहाज से आप लोगों के क्या सवाल हैं। ऑल्दो हम ये अपॉर्चुनिटी बार बार देते हैं, मगर आप किसी सिनेरियो को, मैंने आप लोगों को एक असाइनमेंट भी दी थी अगर आपको याद हो, कि कश्मीर के सिनेरियो के लिहाज से अगर हमने एनालिसिस करना हो तो मुख्तलिफ लेवल्स ऑफ एनालिसिस क्या होंगे। इसी तरीके से तो अब मुझे बताइए कि पहले आप लोग क्वेश्चंस कीजिए। आप लोग कोई क्वेश्चंस हैं लेक्चर से मुतालिक, जनरली इंटरनेशनल रिलेशंस से मुतालिक, तो वो क्वेश्चंस पहले हम एड्रेस करें। जी जी, नो क्वेश्चन। ओके जी। थर्ड लेक्चर की रिकॉर्डिंग अपलोड नहीं हुई है तो एनालिसिस रिपीट कर। जनाब, अगर आपने लेक्चर लिया है तो आपको इतना तो अंदाजा होना चाहिए कि उसमें क्या बात हुई है। और मेरी रिक्वेस्ट होगी सीएसएस कॉर्नर से भी कि वो लेक्चर की रिकॉर्डिंग अपलोड कर दें टाइमली, ताकि जो है वो आगे बढ़ा जा सके, बिकॉज आई थिंक पीपल दे टेंड टू वेट फॉर द लेक्चर। अच्छा जी। इज समवन ट्राइंग टू स्पीक? जी, आई थिंक आप लोगों को अभी कोई आइडिया नहीं है क्या सवाल करना है। Let me very quickly go through it. Let me very quickly repeat it. Let me tell you what did we cover last time. इसको ऐसा करते हैं, जल्दी से कवर करने की कोशिश करते हैं। देखिए, हमने कहा था कि इंटरनेशनल रिलेशंस कोई एक रैंडम स्टडी नहीं है या रैंडम ऑब्जर्वेशन ऑफ फैक्ट्स नहीं है कि किसी ने देखा कि ऐसे हो रहा है और कोई आलमी मंजरनामे पे कोई वाकया हो रहा है और आप ये कहें कि वाकया हो गया। जी, मुझे लगता है इसके पीछे एक वजह हो। साइंसेस इस तरह से नहीं चलती। साइंस
या कोई भी एक, जिसको हम स्कॉलरशिप बोलते हैं, कोई भी एक सब्जेक्ट जो है वो इस तरह से नहीं चलता। उसकी प्रॉपर बेसिस होती हैं, वो सब्जेक्ट प्रॉपर कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस के तहत स्टडी किया जाता है। कुछ रूल्स होते हैं, कुछ ग्राउंड रूल्स होते हैं जो ड्राइव कर रहे होते हैं उसको। सो दिस इज व्हाट आई सेड दैट एनालिसिस एक सिस्टमैटिक तरीके से हो रही होती है। ये एक अहम चीज है। सो एनालिसिस जब सिस्टमैटिक तरीके से हो रही है तो फिर जरूरी है कि उस सिस्टमैटिक तरीके को, उसकी नॉलेज जो है वो हम सबके पास अवेलेबल हो। सही है। उस में पहला स्टेप ये था कि हमारी जो नॉलेज है हम उसको देखें और ये आपको बताएं कि जी ये जो सिस्टमैटिकली स्टडी हो रहा है ये कितने लेवल्स ऑफ एनालिसिस की बेसिस पर हो रहा है। सो लेवल्स ऑफ एनालिसिस की बेसिस पे हम फिर देखते हैं और आपको बताते हैं। तो 4 लेवल्स ऑफ एनालिसिस इसमें डिफाइन हुए थे, 4 लेवल्स ऑफ एनालिसिस इसमें हाईलाइट हुए थे। वो हम आपसे अभी डिस्कस कर लेते हैं दोबारा से रिवाइज। सबसे पहला लेवल होता है पर्सनल लेवल, यानी जो लोग डिसीजन मेकर्स हैं, यानी जो एक्टर्स हम जिनको कहते हैं इंटरनेशनल रिलेशंस के अंदर, जो एक्टर्स हैं उनका पर्सनल और प्रोफेशनल एक्यूमेन क्या है या उनका अपना बैकग्राउंड क्या है। फॉर एग्जाम्पल, जब इराक वॉर हो रही है तो इराक वॉर के अंदर इराक वॉर को स्टार्ट करने वाले लोगों के अपना बैकग्राउंड क्या था, उनके अपने बायसेस क्या थे, उनकी अपनी सोच क्या थी, उनकी आइडियोलॉजी क्या थी। ये तमाम चीजें मैटर करती हैं। इसको कहते हैं पर्सनल लेवल। दूसरा होता है डोमेस्टिक लेवल की जनाब, जो ममालिक इस इंटरनेशनल अफेयर के ऊपर या इंटरनेशनल इशू के ऊपर इन्वॉल्व हैं और ये इशू शुरू हुआ है, तो उन ममालिक की क्या, उन ममालिक के अंदर की क्या हालात है, उसको कहते हैं डोमेस्टिक लेवल। यानी फॉर एग्जांपल अगर अमेरिका ने इराक पे जंग का आगाज किया तो उस टाइम अमेरिका के अपने क्या हालात, जंग का आगाज हुआ, सद्दाम हुसैन ने अगर उस जंग को होने दिया और उस जंग को नहीं रोका तो सद्दाम हुसैन को क्या मसाइल थे, सद्दाम हुसैन क्यों इतना अनपॉपुलर हो चुका था, या दुनिया भर में सद्दाम हुसैन की अपनी कोई क्रेडिबिलिटी क्यों नहीं रह गई थी। तो ये चीजें हमें बताती हैं कि डोमेस्टिक टॉप जो अफेयर्स हैं वो भी बहुत मैटर करते हैं इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के अंदर। जो डोमेस्टिक इश्यूज हैं, जो एक कंपनी, जो एक मुल्क के अंदर हालात हैं सियासी, माशरती, इक्तसादी यानी इकोनॉमिक कंडीशंस क्या हैं, ये सब चीजें भी बहुत मैटर करती हैं। एक कंट्री एक ऑटोक्रेसी है यानी डिक्टेटरशिप है, या एक कंट्री एक डेमोक्रेसी है, जमहूरियत है, अमरियत है, ये तमाम चीजें भी डिफाइन करती हैं कि उस मुल्क का क्या किरदार होगा किसी एक इंटरनेशनल मैटर के अंदर। जैसे आप देखें कि जनरली अब नजर आता है कि जो रशिया है, रशियन फेडरेशन है, वो ज्यादा कंसर्न्ड नहीं होती कि किसी मुल्क में जमहूरियत है या नहीं है। वो सपोर्ट करती है, बल्कि नेचुरली वो उन ममालिक को ज्यादा सपोर्ट करते हैं जहां पर वेस्टर्न डेमोक्रेसी नहीं है। आपको अगर एग्जाम्पल चाहिए तो आप देख लीजिए, नॉर्थ कोरिया हो गया, ईरान हो गया, सीरिया हो गया, ये तमाम ममालिक जो हैं ये इसके अंदर शामिल हैं। सही है जी। अब आई हैव स्विच्ड माय सिस्टम। तो इसी तरह से एक और चीज जो मैटर करती है वो है कि दो ममालिक के या मुख्तलिफ ममालिक के आपस में ताल्लुकात कैसे, आपस के ताल्लुकात बहुत ज्यादा डिफाइन करते हैं इन चीजों को। दो ममालिक के आपस के ताल्लुकात में हो गए, या वो ताल्लुकात इकोनॉमिक हो सकते हैं, उसके अंदर मुख्तलिफ चीजें, उसके अंदर मुख्तलिफ
कॉन्सेप्ट्स मैटर करते हैं, जैसे पावर, बैलेंस ऑफ पावर, अलायंस फॉर्मेशन या अलायंस डिसोल्यूशन, वॉर्स, ट्रेड, इंटरनेशनल इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस, डिप्लोमेसी, ये तमाम चीजें भी मैटर कर रही होती हैं। ठीक है जी। उसके बाद है ग्लोबल लेवल। ग्लोबल लेवल फिर ये है कि आपस में कुछ दो ममालिक के, चार ममालिक के ताल्लुकात के साथ साथ ये देखें ग्लोबल सिनारियो क्या बना हुआ है। जनरली एक ग्लोबल जो फोर फ्रंट है उस पर मामला कैसे चल रहे हैं, ये तमाम चीजें अहम हैं। ठीक है। नॉर्थ साउथ गैप मैंने आपको बताया। नॉर्थ, ग्लोबल साउथ क्या होता है? ग्लोबल नॉर्थ होता है डेवलप्ड कंट्रीज जिनको हम कहते हैं, वेस्टर्न यूरोप, अमेरिका यानी नॉर्थ अमेरिका जिसमें कनाडा और यूनाइटेड स्टेट्स आ जाते हैं, वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज खासकर, और अब ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज, और अब ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, ये ग्लोबल नॉर्थ बनाते हैं। जबकि ग्लोबल साउथ में वो तमाम ममालिक जो इन ममालिक में शामिल नहीं है, जैसे एशिया के ममालिक हो गए, अफ्रीका हो गया, लैटिन अमेरिका हो गया, प्राइमरीली ये तीन कॉन्टिनेंट्स जो हैं ये ग्लोबल। तो इनके आपस के ताल्लुकात कैसे हैं, डेवलप्ड वर्ल्ड के अंडर डेवलप्ड वर्ल्ड से कैसे ताल्लुकात हैं, ये चीजें मैटर करती हैं। तो ये चार लेवल पर एनालिसिस। मैंने उसके बाद आपको एग्जांपल दी थी कश्मीर से मुतालिक, आप में से किसी को याद है जी? जी मिस नुमरा, आप अगर आपको वो एग्जांपल याद है तो थोड़ा सा हमें नरेट करें तमाम लोगों की रिवीजन के लिए। सर आपने एग्जाम्पल हम लोगों को करने के लिए दी थी। इंडिविजुअल लेवल पे मोदी और इमरान खान हो सकते हैं कि मोदी एंटी नैरेटिव, वो एंटी मुस्लिम नैरेटिव रखते हैं और फासिस्ट हुकूमत है। इसके अलावा इमरान खान मुस्लिम का सपोर्टर है और कश्मीर इशू को सॉल्व करने के लिए हमेशा आगे बढ़ता है, हमेशा आवाज़ उठाता है। इसके अलावा डोमेस्टिक लेवल पे पार्टीशन जो है वो 19 पार्टीशन के वक्त से डोमेस्टिक लेवल के बारे तब से लड़ाई कर रहे हैं हम लोग पाकिस्तान को, पाकिस्तानी कश्मीर को आज़ाद करवाने के लिए। और एंटी मुस्लिम नैरेटिव्स जो हैं वो उसने मोदी को इनकरेज करा है कि वो आर्टिकल 35A और 370 को एब्रोगेट कर दे। और अब बिल्कुल डायरेक्ट वार नहीं होती क्योंकि दोनों न्यूक्लियर पावर है। इंटर स्टेट्स लेवल पे होता है, इंडिया को सपोर्ट करता है यूएस और पाकिस्तान को चाइना और टर्की सपोर्ट कर रहे हैं। इंटरनेशनल लेवल पे चूंकि ये इशू यूएन में उठाया जाता है तो ये इंटरनेशनल लेवल पे भी कहा जा सकता है। सर बस इतना ही। देखिए आप ना लेक्चर को दोबारा आप लोग रेफर करें। गुड अटेम्प्ट नम्रा। लेकिन इस यही प्रॉब्लम्स होते हैं कि जब हम पेपर अटेम्प्ट कर रहे होते हैं या व्हेन वी आर टेकिंग एन एग्जाम, सो देन वी टेंड टू फॉरगेट अ लॉट ऑफ थिंग्स बिकॉज हम अपनी तरफ से उसको सोच नहीं रहे होते, या अपने यहाँ से कोई एग्जाम्पल दे के नहीं देख रहे होते, या किसी से क्रॉस चेक नहीं करा रहे होते। बट गुड अटेम्प्ट आई वुड से। आपको लार्जली अंदाजा है कि क्या है। कश्मीर इशू पे हमने बात की थी, तो इंडिविजुअल लेवल पे कि लीडर्स कैसे ड्राइव करते हैं। मोदी साहब का एक एंटी मुस्लिम एक बैकग्राउंड है, वो आरएसएस से ताल्लुक रखते हैं। वो गुजरात राइट्स के अंदर बड़े उनकी कंप्लिसिटी नजर आई थी। इसी तरह से इमरान खान भी एक पॉपुलिस्ट लीडर हैं। इमरान खान की भी कोशिश होती है कि वो इस्लामी दुनिया के टॉपिक्स को रेस करें। हिंदू वर्सेस मुस्लिम की बाइनरी मोदी साहब को बहुत पसंद है क्योंकि उनको डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में हेल्प कर। इसके साथ डोमेस्टिक अफेयर्स में देखें तो इंडिया की इकोनॉमी स्टॉल कर रही है, पाकिस्तान की इकोनॉमी भी खराब है। दोनों ममालिक इस तरह से कश्मीर को अगर वो कहते हैं कि हमने इशू के किसी सोल्यूशन या कंसेंसस की तरफ गए, तो उसका नुकसान ये है कि हमारी पॉलिटिक्स में हमें नुकसान होगा। आपको याद होगा मनमोहन सिंह और मुशर्रफ साहब के दरमियान काफी बातों पर अग्रीमेंट हो गया था,
बट इवेंचुअली क्या हुआ कि मनमोहन सिंह और मुशर्रफ साहब किसी सोल्यूशन की तरफ नहीं पहुंच पाए, बिकॉज उधर मुशर्रफ साहब को डर ये लग गया था कि पहले उनके खिलाफ एक तहरीक वकला की शुरू हो चुकी है और वो मजीद अनपॉपुलर हो जाएंगे। तो ये डोमेस्टिक अफेयर्स में, इंटरनेशनली या इंटर स्टेट लेवल पर के दोनों मालिक के आपस के ताल्लुकात कैसे हैं, वो कैसे बिहेव करते हैं। तो पाकिस्तान और इंडिया के ताल्लुकात एडवर्सोरियल ही हैं, एडवर्सरी हैं दोनों। इसके अलावा आप बाकी ममालिक की भी मिसालें ले सकते हैं कि किस तरह से बाकी ममालिक इन ताल्लुकात की खराबी को यूज़ करते हैं, इनको असलहा बेचते हैं और अरबों डॉलर्स सालाना जो है वो उसकी बाइंग होती है, उसकी एसेट बाइंग होती है। ये तमाम चीज़ें जो हैं ये बहुत इम्पोर्टेंट है। इसी तरह ग्लोबल लेवल पर आप देखें तो ग्लोबल लेवल पर भी आप ये कह सकती हैं कि ग्लोबल लेवल पर इंडस्ट्री कैसे चल रही है। जनरली रेजोल्यूशन ऑफ अफेयर्स जो है उसके ऊपर बात नहीं हो रही। इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन तो फेल हो रही हैं, यूनाइटेड नेशंस अपना किरदार नहीं अदा कर पा रहा है, ऑल दीज थिंग्स। तो इस तरह से आपने मुख्तलिफ लेवल्स पे देखना है। इसी तरह मैंने इराक की भी एग्जांपल दी थी, वो आप लोग देख लीजिएगा। अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, विच इज ग्लोबलाइजेशन। लेट मी नो व्हेन यू आर एबल टू सी द स्क्रीन। लेकिन देखें, आप लोगों को बहुत इंपॉर्टेंट बात ये कि आप लोगों को अब टॉपिक्स को कवर करना है, हमें अपने नंबर ऑफ लेक्चर्स भी बढ़ाने पड़ेंगे इंटरनेशनल रिलेशंस के। आई एम अवेयर ऑफ दिस थिंग। तो इंशाल्लाह 3 कंसेप्शंस और स्कूल्स ऑफ थॉट्स हैं। ग्लोबलाइजेशन है क्या? Globalization is the interconnectivity of the entire world through communication and communication technologies and interstate trade। यानी ग्लोबलाइजेशन इंटरकनेक्टिविटी है मुख्तलिफ ममालिक की थ्रू ट्रांसपोर्ट, थ्रू कम्युनिकेशन, थ्रू इंटरनेट। ये तमाम चीज़ें इसमें शामिल हैं कि हम लोग एक दूसरे के फॉर बेटरमेंट इन ट्रेड, इन इंटरनेशनल रिलेशंस, इन ऑल अदर थिंग्स, कि ट्रेड बेहतर हो रहा है, कम्युनिकेशन बेहतर हो रही है। इसकी एग्जैक्ट एग्जांपल हम अभी आगे चल के देखते हैं। ठीक है, तो 3 इसमें स्कूल ऑफ थॉट्स हैं। पहला कहता है कि ग्लोबलाइजेशन इज द फ्रूशन ऑफ लिबरल इकोनॉमिक प्रिंसिपल्स ग्लोबल मार्केट। लिबरल इकोनॉमिक प्रिंसिपल्स ये हैं कि गवर्नमेंट जो है वो ट्रेड के अंदर या वो इकोनॉमी के अंदर वो बात ना करे। गवर्नमेंट इस मामले में कुछ खास डिसाइड ना करे। गवर्नमेंट देखे कि क्या चीज सही है, क्या चीज खराब है। गवर्नमेंट देखे, गवर्नमेंट ना देखे, बल्कि मार्केट अपने आप अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस खुद डिसाइड करे। लाइसे फेयर कहते हैं जिसको, या लाइसी फेयर, यानी विदाउट एनी रेस्ट्रिक्शन। यानी मार्केट खुद अपने रेगुलेशंस देखेगी, मार्केट खुद अपनी प्राइस तय करेगी, मार्केट खुद देखेगी कि कौन सी चीज किस रेट पे सेल होनी चाहिए, उसमें किसी किस्म की रिस्ट्रिक्शंस, ड्यूटीज नहीं होनी चाहिए, कम से कम ड्यूटीज होनी चाहिए। इसको कहते हैं लिबरल इकोनॉमी। इसी तरह दो मुल्कों के दरमियान ट्रेड में कोई रुकावटें नहीं आनी चाहिए, दोनों मुल्कों के ताल्लुकात उनके ट्रेड को अफेक्ट ना करें। ये आइडियलिस्टिक बात। ग्लोबलाइजेशन इसी एक आइडिया का समर है, यानी इसी आइडिया का एक तरह से आउटकम है कि कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं होनी चाहिए कंट्रीज के दरमियान ट्रेड में, पीपल टू पीपल कनेक्शन में, पीपल टू पीपल कम्युनिकेशन में, पीपल टू पीपल कोऑर्डिनेशन में। ये तमाम चीजें अच्छी तरीके से चलनी चाहिए। यानी कि जो ग्लोबल मार्केट प्लेस है, पूरी दुनिया एक ग्लोबल विलेज बन जाए और तमाम दुनिया की एक मार्केट प्लेस हो, यानी पूरी दुनिया एक मंडी हो। आप देखें कि आप अब आईफोन पाकिस्तान में सेल करें, इंडिया में सेल करें या जापान में करें, आपकी सेलिंग टैक्टिक्स में कोई फर्क नहीं आना चाहिए। और यहाँ तक कि आइडियली तो आपकी कॉस्ट और प्राइस में भी कोई फर्क नहीं आना चाहिए। जिस रेट पर आप अमेरिका में सेल करें उस रेट पे आप पाकिस्तान में सेल करें। लेकिन लाजमी बात है कि हर जगह ड्यूटीज लगती हैं, कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है। लेकिन आइडियल सिनेरियो क्या है कि ग्लोबलाइजेशन कहती है कि तमाम ट्रेड बैरियर्स खत्म हो जाने चाहिए। उसकी वजह से जब ट्रेड बैरियर्स खत्म होंगे तो लोग आपस में मिले जुलेंगे भी, लोग आपस में दोस्ती भी करेंगे, आपस में क्या
सलामती, एक दूसरे की खुशी में जो है वो लोगों का इंटरेस्ट पैदा होगा। तो ये चीजें शायद हम अभी लिबरलिज्म जब पढ़ाएंगे आपको तो आगे डेप्थ में डिस्कस करेंगे। एक पर्सपेक्टिव ये है कि स्केप्टिसिज्म भी है, कि इस पे शक भी कहते हैं कि तमाम जो बड़ी-बड़ी इकोनॉमीज हैं, मईशतें हैं, जो बड़ी इकोनॉमिक पावर्स हैं, वो तो बहुत ज़्यादा इंटीग्रेटेड हो गई हैं, एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड हैं, एक ही जैसी तरीके से एक ही कवानीन है। लेकिन नॉर्थ और साउथ यानी गरीब ममालिक और अमीर ममालिक की जो तफरीक है, जो तकसीम है, वो मज़ीद बढ़ती जा रही है। और लार्जर यूनिट्स स्मॉलर यूनिट्स बनते जा रहे हैं, यानी टूट-फूट का शिकार है। और अब ग्लोबल लेवल से ज़्यादा रीजनल ब्लॉक्स बन रहे हैं। अब आप देखें कि लोग डब्ल्यूटीओ यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की जगह अपने मल्टीलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट्स करते हैं। जैसे आरसीईपी एक बहुत बड़ा ट्रेड एग्रीमेंट बन रहा है, लेकिन यूरोपियन यूनियन सबसे बड़ा फ्री मार्केट बनी हुई है। उसके बाद आसियान कंट्रीज हैं, उसके बाद आरसीईपी अब बना है, रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप। तो ये अब यानी वो कह रहे हैं कि जो ग्लोबल लेवल पे ग्लोबलाइजेशन थी वो भी टूट टूट के रीजनलाइजेशन हो रही है। साथ साथ अमीर और गरीब का भी फर्क बढ़ता चला जा रहा है। तीसरा ये है कि ग्लोबलाइजेशन हैज मोर प्रोफाउंड देन स्केप्टिक्स बिलीव। लेकिन इसका भी जवाब है लोगों के पास कि ग्लोबलाइजेशन और एक दूसरे के दरमियान फवायद और नुकसानात की ज्यादा पावर है, yet more uncertain than the view of supporters of liberal economy। लेकिन इसके कुछ नुकसानात भी हैं, इससे एक अनसर्टेनिटी भी आ रही है। कभी भी बबल बर्स्ट हो जाता है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। आप देख लें कि 2008 का इकोनॉमिक क्राइसिस आया, दुनिया इतनी इंटरकनेक्टेड थी कि फिर वो क्राइसिस जो है वो उसके शॉक्स हर किसी को महसूस हुए। इसी तरीके से 2020 के अंदर जब कोरोना वायरस आया, तब भी इसी तरीके से जब अभी आप देखें स्विस कैनाल के अंदर एक वो फंस गया था कंटेनर, बहुत बड़ा शिप कंटेनर्स का लेके जा रहा था, तो उसके चक्कर में पूरी ग्लोबल ट्रेड जैम होके रह गई। मलाका डायलेमा क्या है, यही तमाम चीजें इसको गवर्न करती है। ग्लोबलाइजेशन इज चेंजिंग both international security and economy, but international political economy is more quickly and profoundly being changed। इकोनॉमी को भी बदल रहा है, सिक्योरिटी सिनेरियोज भी बदल रहे हैं। आप देखें कि हम में से हर कोई सोचता है, जो ओल्ड स्कूल ऑफ थॉट रखता है कि भाई अगर अमेरिका से को इतना ही मसला है चाइना से, तो चाइना के ऊपर अटैक कर दे। चाइना की इकोनॉमिक पावर तो है, लेकिन चाइना एक इकोनॉमिक पावर होने के साथ साथ इतनी बड़ी मिलिट्री पावर नहीं है। यूएस आज भी एक सुपीरियर हैंड रखता है चाइना के ऊपर। तो ये बहुत आसान हो सकता है कि चाइना के ऊपर हमला कर दे, लेकिन जनाब अगर चाइना पे अमेरिका हमला कर देगा तो अमेरिका खुद भी नहीं बच पाएगा। अगर चाइना पे अमेरिका हमला कर देगा और चाइना को तबाह कर देगा, तो अमेरिका के अपने मफादात भी, अमेरिका के अपने ट्रेड रिलेशंस भी हैं चाइना से, अमेरिका ने भी गुजारा करना है। सही है जी। तो ये वो चीजें हैं जो हमें बताती हैं कि इंटरनेशनल पॉलिटिकल इकोनॉमी और उसके साथ साथ इंटरनेशनल सिक्योरिटी कैसे बदल चुकी है, और किस तरह से अगर पाकिस्तान अमेरिका के मफादात, अगर अमेरिका को लगते हैं कि पाकिस्तान अमेरिका के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ नहीं कर रहा, तो किस तरह से अमेरिका अपने सिक्योरिटी इंटरेस्ट को सेफगार्ड करने के लिए पाकिस्तान के इकोनॉमिक इंटरेस्ट को हिट कर रहा है। आप देखिए किस तरह कितनी क्लोजली ये ममालिक एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है। ड्यू टू ग्लोबलाइजेशन पेरिफेरल स्टेट्स आर सफरिंग। जी जी जी, ये आपने बिल्कुल कोर कोर और पेरिफेरी वाला मॉडल बयान किया। हाँ जी, ये हम एंड में तुबा पढ़ेंगे भी, आईआर के अंदर भी ये टॉपिक आता है। मॉडर्नाइजेशन थ्योरी है और डिपेंडेंस थ्योरी है, तो ये डिपेंडेंस थ्योरी बिल्कुल। थैंक यू। मुख्तलिफ रीजन्स के दरमियान डिस्टिंक्शंस हैं, डिविजन्स हैं। नॉर्थ साउथ गैप मैंने आपको बता दिया है। ईस्ट एशिया भी अब
जो है वो जापान, कोरिया, चाइना, ये भी अब डेवलप्ड कंट्रीज की सबके करीब आते जा रहे हैं। जस्ट गिव मी 10 सेकंड। इसी तरह साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज हो गए, आसियान कंट्रीज, आप म्यांमार से शुरू करें, म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, मलेशिया, ब्रुनाई, इंडोनेशिया, फिलीपींस, ये तमाम ममालिक जो हैं ये आसियान कंट्रीज कहलाते हैं। तो ये भी अब बेहतर हो रहे हैं इकोनॉमिकली, इनके हालात भी बेहतर हो रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ अभी भी ये लेकिन ग्लोबल नॉर्थ में काउंट नहीं होंगे। रशिया इज कंसिडर्ड एज अ यूरोपियन स्टेट। ये आपको ज्योग्राफी पढ़ाई जा रही है, आप लोग इसको खुद देख सकते हैं। अच्छा जी, इसी तरह पैसिफिक रिम के कंट्रीज हैं, मैंने आपको ये स्लाइड आपके लिए छोड़ दी थी। मिडिल ईस्ट एक एरिया है जहाँ पे अरबी ममालिक हैं, बाजों का जो नॉर्थ अफ्रीकन अरेबिक स्पीकिंग कंट्रीज हैं उनको भी हम मिडिल ईस्ट में काउंट कर लेते हैं। इसी तरह बाल्कन्स जो हैं वो ईस्टर्न यूरोप, साउथ ईस्टर्न यूरोप कंट्रीज हैं, जिसमें स्लोवेनिया, रोमेनिया और ग्रीस इनको सराउंड करते हैं। बाल्कन स्टेट्स हैं जैसे चेकोस्लोवाकिया हो गया, यानी स्लोवाकिया, चेक रिपब्लिक, मैसेडोनिया, क्रोएशिया, सर्बिया, मोंटेनिग्रो, कोसोवो, बॉस्निया, ये तमाम मुल्क बाल्कन्स कहते हैं। बाल्टिक्स कंट्री जो कि अब यूरोपियन यूनियन में शामिल होते जा रहे हैं, उसमें लैटविया, लिथुएनिया, एस्टोनिया आ गए। इस मिडिल ईस्ट कंट्रीज आपको बता दिए। इसके अलावा साउथ एशिया, पाकिस्तान, इंडिया वाला जो है पैसिफिक रिम, यानी पैसिफिक की जो ईस्ट और साउथ ईस्ट एशिया के ममालिक हैं। साइबेरिया भी एंड पैसिफिक कोस्ट ऑफ नॉर्थ अमेरिका एंड लैटिन अमेरिका, यानी पैसिफिक ओशन की सरहद पे जो ममालिक लगते हैं। ये ज्योग्राफी है, ये आप देख लीजिए। ये इनका कुछ कंपैरिजन है। ये आप बुक जब खरीदेंगे तो आप लोग उसको ग्रो थ्रू कर सकते। बेसिक स्ट्रक्चर्स एंड प्रिंसिपल इंटरनेशनल रिलेशंस आर डीपली रूटेड इन हिस्टोरिकल डेवलपमेंट्स, ये हमने आपको बता दिया। दो वर्ल्ड वॉर्स, ये बहुत एक अहम सिनेरियो है जिसने इंटरनेशनल रिलेशंस को बनाने में अपना किरदार अदा किया। दो वर्ल्ड वॉर्स तकरीबन 10 से 11 साल हुई हैं, जो हमारी 20th सेंचुरी है, यानी 1900 से लेकर 1999 तक। लेकिन इन 10 सालों ने दुनिया की पॉलिटिक्स को मुकम्मल तौर पर बदल दिया। दुनिया की जो सियासत है उसके ऊपर दूररस नताइज मुरतब किए। तो ये पॉलिटिक्स बहुत अहम है। ठीक है जी। वर्ल्ड वॉर वन बेकार एक वजह के तहत जंग तो देखें, वैसे ही वॉर इज ऑलवेज इरेशनल। अगर हम बात करें, खैर अगर रियलिज्म के लिहाज से वॉर इज नॉट ऑलवेज इरेशनल, लेकिन जंग कभी भी किसी को समझ नहीं आती, उसका नुकसान है। और जंग की वजह हमेशा बहुत छोटी सी कोई चीज होती है, ठीक है। लेकिन उस जंग ने इंटायरली बदल के रख दिया इसको। बड़ी पीसफुली सब कुछ चल रहा था, लेकिन एक कैटास्ट्रोफिक वॉर जो कि बिल्कुल अननेसेसरी लगती थी और शायद लगता था कि हादसाती तौर पे हो गई। इससे पहले फ्रैंको प्रूशियन वॉर यानी जर्मन फ्रांस की वॉर हुई थी। लेकिन वर्ल्ड वॉर वन के अपने नुकसानात थे। ना ये शॉर्ट थी, ना ये डिसाइसिव थी। यानी ये नहीं हुआ था कि इसने एक ताकत को मुकम्मल तबाह कर दिया और उसको इस काबिल ना छोड़ा हो कि वो दोबारा सर उठा ना सके। ना ही ये कोई छोटी ड्यूरेशन के लिए थी। 1914 से लेकर 1918 तक तकरीबन
5 साल की जंग रही है और करोड़ों लोग मर गए हैं, ठीक है। इसके अंदर ट्रेंच वॉरफेयर आया, रशिया जो है वो कम्युनिज्म के हाथ में चला गया, वहाँ इनकलाब आया, रेवोल्यूशन आ गया रशिया के अंदर। इसके बाद यूएस एंटी जर्मन साइड पे था, और जैसे यूएस ने ज्वाइन किया 1917 में तो पूरी जंग का नक्शा ही बदल गया। ट्रीटी ऑफ वर्सेल हुई, ट्रीटी ऑफ वर्सेल 1919 में हुई, जिसके नतीजे में जर्मनी को बहुत ज्यादा सख्त शराइत का सामना करना पड़ा। कहा कि जर्मनी अपनी टोटल रिस्पॉन्सिबिलिटी को एडमिट करेगा कि सारी जंग जर्मनी की वजह से हुई थी, जर्मनी रेपरेशंस पे करेगा, यानी पैसे देगा जंग के नुकसानात के। इसके साथ साथ जर्मनी जो है वो उसके बहुत सारे इलाके उससे छीन लिए गए, जैसे राइनलैंड वगैरह। इसकी वजह से जर्मनी के अंदर बहुत रिजेंटमेंट और बहुत बददिली फैल गई, बहुत गम और गुस्सा फैल गया, जिसकी वजह से इसको एक्सप्लॉइट करके तकरीबन 10 से 11 साल के अंदर अंदर ही, यानी 10 से 15 साल के अंदर ही हिटलर ने उसको मिसयूज किया और हिटलर आके जर्मनी के इक़्तिदार पे कब्जा कर लिया। 2000 लीग ऑफ नेशंस भी बनती है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद, लेकिन उस लीग ऑफ नेशंस को भी फेल करा दिया जाता है। उसकी मुख्तलिफ वजूहात नहीं है, जब हम सेकंड पेपर आपको पढ़ाएंगे तो आपको अंदाजा हो जाएगा। यूएस आइसोलेशनिज्म बिटवीन वर्ल्ड वॉर 1 एंड 2। यूएसए को बहुत मान था अपने ऊपर कि हम दुनिया के मामलात में टांग अड़ाएंगे नहीं, हम तो खुद एक कॉलोनी रहे हैं, तो हम इंग्लैंड की तरह की हरकतें नहीं करेंगे। मगर ये काम सिर्फ 2 जंगों के दरमियान वाले एरिया में अरसे में ही रह सका, और यूएस को जंग अजीम 2 स्टार्ट होने के बाद जंग को ज्वाइन करना ही पड़ा, और यूएस की इन्वॉल्वमेंट ही डिसाइसिव रही। ठीक है, ब्रिटिश पावर लेकिन मुसलसल डिक्लाइन करती रही, और रशिया क्योंकि खुद ही वहां पे मार धाड़ और जंगें बहुत ज्यादा चल रही थी, आप क्या कह सकते हैं, रेड एंड व्हाइट आर्मी की आपस में, जिसके चक्कर में फिर वैक्यूम आ गया, पावर वैक्यूम, जिसको जर्मनी और जापान ने पहले पुर करने की कोशिश की और मुख्तलिफ इलाकों पे कब्जा करने की कोशिश की, और ये चीजें फिर वर्ल्ड वॉर 2 का बायस भी बनी। नाजी जर्मनी ने अपने आप को रीआर्म किया, अपने आप को ऑर्गेनाइज किया, और जो स्पेनिश वॉर हो रही थी वहां पर भी फाशिस्ट, अब एक लफ्ज मिस नम्रा ने भी इस्तेमाल किया कि मोदी फाशिस्ट हैं, तो मुझे एक बात बताइए, फाशिस्ट का मतलब क्या होता है? आप में से कोई भी अपनी सेंस के हिसाब से, अपनी नॉलेज के हिसाब से प्लीज बताइए। बुक का नाम है ग्लोबलाइजेशन ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस बाय जोशुआ गोल्डस्टीन एंड पीव हाउस। ग्लोबलाइजेशन ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस बाय गोल्डस्टीन एंड पीव हाउस। मुझे कोई बता सकता है फाशिस्ट क्या होता है? फाशिस्ट से आप लोगों को क्या समझ आती है? बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, जो सही लगता है वो बताएं। ये कॉन्फिडेंस बहुत जरूरी है कि आप लोग चीजों को बता सकें, लिख सकें, बिकॉज पेपर के अंदर कोई आपने कॉपी पेस्ट नहीं करके आना होता बुक से कि रट्टा मारा और लिख कर आ, इसलिए बहुत जरूरी। जी आबिद, उरूसा, तूबा, अस्सलाम निम्रा। वालेकुम सर। जी जी, वालेकुम सलाम। जी सर, सर फाशिस्ट जो होते हैं वो मतलब अपने ही रिलीजन को प्रमोट करना चाहते हैं, उनके लिए दूसरे रिलीजन्स जो हैं वो इम्पोर्टेंट नहीं है, तो वो उनको सप्रेस करते हैं, और इट्स लाइक एन एथनिक क्लींजिंग। अच्छा जी, ठीक है, कोई एग्जांपल दीजिए। सर लाइक मोदी मोदी गवर्नमेंट जो अभी जो मुसलमानों को खत्म करना चाह रहे हैं, तो इस तरह से ठीक है जी, एग्रेसिव थैंक यू। पॉलिसीज। और आपके अलावा कोई? जी, सर एनीवन एल्स? हिटलर और जर्मन नाजी यहाँ पर फाशिस्ट गवर्नमेंट होती थी, which was very violent और इकोनॉमिकल पॉलिटिकल हर लिहाज से गवर्नमेंट रूल होता था अथॉरिटेटिव। फाशिस्ट क्या होता है ये बताइए उसका। गुड आंसर। सर
I think कि जो authoritative mode of government होता है, that's a fascist government, dictatorship. That's a good. जी जी, ये एक चीज आपने सही की कि ऐसा फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जहां पर स्टेट का फुल कंट्रोल हो ऑन ऑल अफेयर्स ऑफ द, यानी गवर्नमेंट का फुल कंट्रोल हो ऑन ऑल अफेयर्स ऑफ स्टेट। शहरी क्या पहनते हैं, क्या खाते हैं, ये भी एक आइडियोलॉजी से ड्राइव हो और उस आइडियोलॉजी को गवर्नमेंट ठीक है जी। तो ये फाशिस्ट इसको कहते हैं। आपको समझ आई कि फाशिस्ट एक्सट्रीमिस्ट आइडियोलॉजी जहां पे द स्टेट हैज एवरी अफेयर ऑफ इट्स सिटीजन, एक आइडियोलॉजी है जो स्टेट के मुकम्मल कंट्रोल की बात करती है और जनरली आइडियोलॉजी एक्सट्रीमिस्ट आइडियाज को ही प्रमोट कर रही होती है। तो टेररिस्ट गलत हो सकता है जी। फाशिज्म ओरिजिनेटेड फ्रॉम इटली, वेरी गुड। तो मुसोलिनी होते थे इटली के अंदर, इसी तरह स्पेन के अंदर आई थिंक फ्रैंको थे, और हिटलर जो है वो जर्मनी के अंदर। अच्छा जी, यूरोप के अंदर हिटलर मुकम्मल तौर पे कब्जा कर चुका था गवर्नमेंट के ऊपर जर्मनी की, और इंटरवीन कर रहा था मुख्तलिफ जगहों पर। तो स्पेनिश सिविल वॉर के अंदर भी फाशिस्ट गवर्नमेंट को हेल्प की और वो जीत गए। इसी तरह से अपने नेबर्स जैसे पोलैंड के ऊपर कब्जा करने की कोशिश की, राइनलैंड के ऊपर, फिर इसी तरह से वो आगे के जो इलाके हैं उनकी तरफ एडवांसमेंट हो रही थी। तो ये वाले जो मामलात हैं, फिर वीक रिस्पांस फ्रॉम द इंटरनेशनल कम्युनिटी एंड द लीग ऑफ नेशंस ऑन फाशिस्ट रिजीम्स इन इटली एंड स्पेन एम्बोल्डन्ड हिटलर। उसने हिटलर को और शह दी कि भाई इटली और स्पेन के अंदर भी बहुत कुछ हो रहा है। अच्छा जी, 1938 में दुनिया ने कहा कि अभी हिटलर यार अपनी पावर के पीक पे है, तो वो अगर कुछ इलाकों पे कब्जा भी कर रहा है, जैसे राइनलैंड वाला इलाके में जो पुराने जो है वो सूबा था जर्मनी का, लेकिन वो ट्रीटी ऑफ वर्सेल के बाद वापस ले लिया गया था। तो दुनिया ने कहा कि यार अभी कॉन्फ्लिक्ट को अवॉइड करें और हिटलर को अपीज करना। अपीजमेंट होती है किसी की गलत डिमांड को मानना ताकि वो खुश हो जाए और मजीद उस तरह की गलत डिमांड ना करे। अब हम अगर डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में आपकी मिसाल दें, जैसे तहरीक लब्बैक की अभी के ऊपर इल्जाम लगाया जा रहा है कि गवर्नमेंट उनको बहुत मामलात पे अपीज किया। जैसे जब उन्होंने पहले धरना दिया तो उनके साथ उसी टाइम सख्ती से गवर्नमेंट को चाहिए था निपटा जाए। ये मैं अभी नहीं कह रहा, ना अपना वर्जन दे रहा हूँ, मैं जनरल एक आपको एग्जांपल दे, जिसकी वजह से अब ये जो रिलीजियस एक्सट्रीमिस्ट सर्कल्स हैं ये बहुत ज्यादा एम्बोल्डन्ड हो गए, ये बड़े तगड़े हो गए, ये शेर हो गए। इनको पता है कि दीन के नाम पे हम कुछ भी अपने फायदे का काम कर सकते हैं, कोई हमें कुछ भी नहीं कहेगा। ये अपीजमेंट होती है। जब से इटली, लेकिन जर्मनी ने अपनी एडवांसमेंट नहीं रोकी। ट्रीटी ऑफ म्यूनिख के बाद जर्मनी मजीद इलाकों पे, पोलैंड, ऑस्ट्रिया के इलाकों पे कब्जा करते हुए आगे बढ़ता रहा। इस लिहाज से अब अपीजमेंट को एक अच्छी पॉलिसी नहीं समझा जाता इंटरनेशनल रिलेशंस में। हिटलर ने पोलैंड पे कब्जा कर लिया और ब्रिटेन और फ्रांस को फिर एक दूसरे के साथ हाथ जोड़ने पड़े और जर्मनी के खिलाफ जंग को में शामिल होना पड़ा। नॉन एग्रेशन पैक्ट जो है वो हिटलर ने साइन कर लिया स्टालिन से, और जिसकी वजह से अब उसको रशिया की तरफ से कोई खदशा नहीं रहा, और फिर उसके बाद उसने फ्रांस के ऊपर हमला कर दिया। तो ये इस किस्म के मामलात चलते रहे हैं। हिटलर डबल क्रॉस स्टालिन, और हाँ, स्टालिन को मुतमईन करके बाद में हिटलर ने सोवियत यूनियन पे भी हमला कर दिया, और जर्मनी के इस अटैक से सोवियत यूनियन को बेपनाह नुकसान हुआ और 6 करोड़ से ज्यादा लोग मर गए सोवियत यूनियन के। सबसे ज्यादा डेथ सोवियत यूनियन की हुई। यूएस ने 42 में ज्वाइन कर लिया और वेपन्स और एयरफील्ड प्रोवाइड की, एयर कवरेज प्रोवाइड की एलाइज को। ब्रिटेन ने बॉम्बिंग बहुत ज्यादा की, खासकर एक तो सिटी ऑफ ड्रेसडन की बॉम्बिंग बड़ी बदनाम है, जहां पे 1 लाख से ज्यादा लोगों को की डेथ हो गई 1944 में।
ब्रिटिश और अमेरिकन फोर्सेस ने जर्मनी को वेस्ट से ईस्ट की तरफ दोबारा पुश करना शुरू किया, जबकि सोवियत्स ने ईस्ट की तरफ से पुश करना शुरू किया। यानी जर्मनी एक टू फ्रंट वॉर लड़ रहा था और इस तरह से जर्मनी की पूरी मईशत बर्बाद हो गई, जर्मनी को सरेंडर करना पड़ा और एलाइड पावर्स ने ऑक्यूपाई कर लिया। हिस्ट्री। जापान ने साउथ ईस्ट एशिया को कंट्रोल करने के लिए यूएस और उसके एलाई से जंग लड़ी। साउथ ईस्ट एशिया के ममालिक मैंने अभी आपको बता दिए, इवन चाइना के ऊपर कब्जा करना चाहते थे जापान, कोरिया और वियतनाम, इन ममालिक के ऊपर। यूएस ने ऑयल एक्सपोर्ट्स जापान की कट ऑफ कर दी, यानी जापान को ऑयल की सप्लाई पहुंचना बंद हो गई। जापान ने बदले में पर्ल हार्बर पे हमला कर दिया और यूएस नेवी बड़ी हद तक उसके जो एसेट्स हैं उनको तबाह किया। यूएस ने जवाब कुछ अरसे बाद, जब जंग नहीं खत्म हो रही थी और जंग मुसलसल चल रही थी, तो यूएस ने फैसला किया कि अब इसको मुकम्मल तौर पर खत्म करना है। तो उन्होंने न्यूक्लियर बॉम्ब्स ड्रॉप किए हिरोशिमा एंड नागासाकी के ऊपर, जिसके नतीजे में लाखों लोग माजूर हो गए, लाखों लोग मर गए और जापान को सरेंडर करना पड़ा। जी, दोनों वर्ल्ड वॉर्स के जो लेसन हैं, ऑल्दो वो अगर देखा जाए तो कॉन्ट्रडिक्टरी दिखते हैं। जैसे म्यूनिक अग्रीमेंट फेल हुआ हिटलर को खुश करने के लिए, राजी करने में, जिसने हार्ड लाइन फॉरेन पॉलिसी को प्रमोट किया कि जी डेटरेंस होनी चाहिए, एनिमी के ऊपर कभी ट्रस्ट नहीं करना चाहिए, अपने आप को फर्दर स्ट्रेंथन करना चाहिए, स्ट्रॉन्ग करना चाहिए। लेकिन 1914 में हार्ड लाइन पॉलिटिक्स ही तो थी जिसने यूरोप को पूरे यूरोप को जंग के ऊपर धकेल दिया। अगर थोड़ी बहुत कोई भी किसी की अपीसमेंट कर लेता तो मामलात इतने खराबी की तरफ ना जाते। आईआर स्कॉलर्स ने इसीलिए एक बड़ी कंफ्यूजन है कि अब किसी को ये नहीं पता कि राइट अप्रोच क्या है, क्या होनी चाहिए। इसीलिए टॉपिक टू टॉपिक डिस्कस किया जाता है, टॉपिक टू टॉपिक एनालाइज होता है। कोल्ड वॉर 1945 से 1990 के दरमियान हुई। कोल्ड वॉर यूएस और यूएसएसआर यानी दो सुपर पावर्स के दरमियान थी। दोनों की आइडियोलॉजिकल डिफरेंस था। यूएस लिबरल इकोनॉमी चाहता था, कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी चाहता था, जबकि सोवियत यूनियन की सोच थी कि कम्युनिज्म होना चाहिए और दोनों अपने असर और रसूख को पूरी दुनिया में फैलाने के ऊपर माइल थे और ये तमाम चीजें चल रही थी। ईच हैड इट्स आइडियोलॉजिकल मिशन, ये मैंने बता दिया। इनके मुख्तलिफ अलाइंसेस बन गए थे, मुख्तलिफ एलाइज थे, क्लाइंट्स थे और ये मुख्तलिफ मुल्कों के अंदर अपने इत्तेहादियों को प्रमोट करने के लिए काम कर रहे थे। लेकिन यही वो दौर है जब इंटरनेशनल रिलेशंस बहुत स्ट्रांगली बिल्ड हुआ, इसके रूल्स वजह हुए, इसी तरह फ्रेमवर्क बने, सिस्टम्स ऑफ रिलेशन बने। ठीक है जी, क्योंकि आप देखें कोल्ड वॉर थी ना, तो कोई दोनों सुपर पावर्स आपस में लड़ी नहीं है। दोनों सुपर पावर्स ने आपस में असलहे का इस्तेमाल नहीं किया, आपस में वो डीलिंग्स करते रहे पीसफुल तरीके से, मुख्तलिफ अपने इत्तेहादियों को तो लड़ाते रहे और उनको असला भी देते रहे, लेकिन डायरेक्टली कन्फ्रंटेशन नहीं आई, डायरेक्टली एक दूसरे को इंगेज किया। U2 इंसिडेंट हुआ, उसके बाद क्यूबा मिसाइल क्राइसिस हुआ, उसके बाद और बहुत से वाकयात हुए, लेकिन किसी भी तरह से ये दोनों मुल्क लड़े नहीं। तो इंटरनेशनल रिलेशंस के अंदर एक कॉन्सेप्ट आया कि किस तरह से आपने पीसफुली अपने इश्यूज को रिजॉल्व करना है। यूरोप का या बल्कि वेस्ट का सेंट्रल कंसर्न था कि सोवियत यूनियन पूरे वेस्टर्न यूरोप को ना काबू कर ले। उसके लिए दो चीजें बहुत अहम थी, एक तो कंटेनमेंट। ठीक है, कीनन साहब की एक थेरी थी कंटेनमेंट की कि किस तरह से रशियन एक्सपेंशन को कंटेन किया जाए, यानी रशिया जो मुसलसल तौसी पसंदी का शिकार है और मुसलसल फैल रहा है, किस तरीके से रशिया के फैलाव को, रशिया के एक्सपेंशनिज्म को रोका जा सकता है। तो अदर थिंग इज मार्शल प्लान के अमेरिका को सबसे ज्यादा खदशा यूरोप से था और अमेरिका जिसको फ्री वर्ल्ड कहते हैं उसका बहुत बड़ा दावेदार अलंबरदार था। अमेरिका की सोच ये थी कि
यूरोप पे एक दफा कब्जा हो जाएगा तो फिर पूरी दुनिया पे भी कम्युनिज्म फैल सकता है और अमेरिका के अपने वजूद को खतरा लहा के, हालांकि अमेरिका तो अटलांटिक ओशन की दूसरी तरफ है, लेकिन उसके लिए अमेरिका ने बिलियंस ऑफ डॉलर्स का मार्शल प्लान तरतीब दिया कि जिसके अंदर वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज को एड दी गई और उनके इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्ड करने के लिए उनको मदद किया गया ताकि जंग अजीम दोम के बाद जो तबाही मच गई थी उसको ठीक किया जा सके। मार्शल साहब जो हैं ये सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के, यानी आप समझ लें वजीर खारजा थे। इन्होंने ये प्लान दिया और हैरी एस ट्रूमैन उस टाइम सदर थे। साइनो सोवियत अलायंस शुरू शुरू में चाइना और सोवियत यूनियन का अलायंस था क्योंकि दोनों कम्युनिस्ट कंट्रीज थे। बाद में सोवियत यूनियन और चाइना के दरमियान लड़ाई हुई जब चाइना ने सोवियत यूनियन को यूएसए से मुसलसल कन्फ्रंटेशन करने से रोका और कहा कि पीसफुली को एग्जिस्ट करते हैं। इसके नतीजे में सोवियत यूनियन चाइना से भी बददिल हो गया और चाइना और यूएस ज्यादा करीब आए। 71 में यूएस और चाइना ताल्लुकात मजीद बेहतर हो गए थे। कल्चरल रेवोल्यूशन आया था चाइना में, माओ जेडोंग ने किया था। कल्चरल रेवोल्यूशन में चाइना के लोगों की वे ऑफ थिंकिंग, इकोनॉमी, बाकी चीजों को बदलने की मुकम्मल तौर पर कोशिश की गई। कोरियन वॉर 50 से 53 तक हुई। कोरिया जो है वो डिवाइड हो गया नॉर्थ और साउथ में। नॉर्थ कोरिया कम्युनिस्ट था और साउथ कोरिया जो है वो इकोनॉमिकली लिबरल था। इसके बाद क्यूबन मिसाइल क्राइसिस आया। क्यूबन मिसाइल क्राइसिस के अंदर, जस्ट गिव मी 10 सेकेंड्स प्लीज। क्यूबन मिसाइल क्राइसिस के बारे में हम बाकी भी बात कर लेंगे तफसील से, तो इसलिए अभी लेकिन उसमें यही था कि दो यूएसएसआर जो है वो क्यूबा के अंदर अपने न्यूक्लियर वेपन्स इंस्टॉल कर रहा था और क्यूबा बहुत करीब है अमेरिका से। अमेरिका को खदशा था कि इस तरह से यूएस के ऊपर जब चाहे सोवियत हमला कर सकते हैं, तो उस क्राइसिस को अवॉइड कैसे किया जा सकता है, ये एक चीज थी। फिर प्रॉक्सी वॉर्स आई कि अपने खुद आके ना लड़े लेकिन लोगों को पैसे देकर, अपने पिट्ठुओं को, अपने इत्तेहादी मुल्कों को पैसे देकर लड़ाया जाए ताकि अपने दुश्मन को कमजोर किया जाए और अपने मफादात का तहफ़्फ़ुज़ किया जाए। जैसे अब आजकल की सबसे पॉपुलर सिविल वॉर आजकल कौन सी है? सॉरी, प्रॉक्सी वॉर। आप में से कोई बता सकते हैं प्रॉक्सी वॉर? जैसे कोरिया के अंदर सोवियत और अमेरिका की एक प्रॉक्सी वॉर चल रही थी, या वियतनाम के अंदर भी ऐसा ही था कि नॉर्थर्न कम्युनिस्ट और सदर्न जो कैपिटलिस्ट कह लें उनके दरमियान एक जंग थी। आजकल के सिनेरियो में सबसे पॉपुलर बिल्कुल सही अफगानिस्तान में भी है, लेकिन अफगानिस्तान में प्रॉक्सी इस तरह से नहीं है कि अब तालिबान किसी के प्रॉक्सी नहीं है। तालिबान वहीं के रहने वाले हैं और तालिबान की गवर्नमेंट को हटाया गया। यमन में प्रॉक्सी है बिकॉज यमन में हुसियों को सपोर्ट कर रही है ईरान, सीरिया और किसी हद तक रशिया, जबकि जो दूसरी साइड पर गवर्नमेंट है अबू रबू मंसूर हादी की, उसको यूएई, सऊदी अरेबिया, अमेरिका वगैरह सपोर्ट कर रहे हैं और दोनों ये जो ग्रुप्स हैं एक दूसरे को हराने के लिए मासूम जानों का इस्तेमाल कर रहे हैं। इसी तरह से लीबिया के अंदर भी एक प्रॉक्सी वॉर की सी सिनेरियो, लेकिन यमन इज द मोस्ट पॉपुलर एग्जांपल ऑफ प्रॉक्सी वॉर। कैन ऑफ पाकिस्तान कॉल्ड इंडियन प्रॉक्सी एज इट वाज फंडेड, आई थिंक उसके कोई सबूत नहीं है। और वेस्टर्न वर्ल्ड ये कहती है कि एक प्रॉपर इलेक्शन के जरिए वो पुरानी अफगान गवर्नमेंट आई थी, तो वो प्रॉक्सी नहीं है। फंड तो कोई ना कोई किसी ना किसी को करता है, लेकिन जंग नहीं हो रही थी ना तब। अच्छा जी, डिक्टेटर Indo-Pak independence is one of the big influence of Hitler attack in developed world decolonization. I don't think कि हिटलर के अटैक से कुछ ऐसा खास हो गया था, क्योंकि वर्ल्ड वॉर 2 के बाद यूके इतना गरीब और गरीब तो नहीं, इतना कमजोर हो गया था कि उसको मुख्तलिफ मुल्कों को देना पड़ा। आई एम गोइंग टू टेक अ ब्रेक ऑफ 3 minutes and we'll meet.
जी, यूएस फिर पॉलिसी ऑफ कोल्ड वॉर के अंदर यूएस की एक जो फ्लॉ हर कोई कहता है, पॉइंट आउट करता है, वो ये था कि यूएस हर रीजनल कॉन्फ्लिक्ट को ईस्ट वेस्ट लेंसेज से देख रहा था, या हर लड़ाई को, चाहे वो वियतनाम में हो, कोरिया में हो, इराक में हो, ईरान में हो, साउथ अमेरिका में हो, यूएस ने एक ही चीज पकड़ ली थी कि इसके अंदर सोवियत यूनियन इन्वॉल्व है, इसके अंदर इंटरनेशनल इन्फ्लुएंस है। उसका नुकसान क्या हुआ? उसका नुकसान ये हुआ कि यूएस हर लड़ाई में अपने आप को इन्वॉल्व करा था। और आप देखें कि जब मैंने आपको लेवल्स ऑफ एनालिसिस पढ़ाए, तो ये कितना मैटर करता है कि उस मुल्क के डोमेस्टिक अफेयर्स को भी हम देखें। वियतनाम के अंदर जो यूएस को शिकस्त हुई, वो इसी वजह से थी कि ना उनका जो लीडर साउथ वियतनाम के अंदर था वो लोकली बहुत पॉपुलर था, ना ही लोगों को उस फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के अंदर बहुत ज्यादा इंटरेस्ट हासिल था। अनफॉर्चुनेटली उसकी वजह से क्या नुकसान हुआ, यूएस को हारना पड़ा। तो आप देखिए, इंडिविजुअल या डोमेस्टिक लेवल पर अगर आप ताल्लुकात को ना देखें और सिर्फ इंटर स्टेट और ग्लोबल लेवल पे देखें, तब भी नुकसान होता है। इसी तरह आप खाली ताल्लुकात को इंटर स्टेट लेवल पर देखें, ना देखें और सिर्फ डोमेस्टिकली देखें, तब भी बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस। अब पाकिस्तान की मईशत खराब है, इसमें कोई शक नहीं कि पाकिस्तानी गवर्नमेंट की पॉलिसीज को इम्प्रूव होना चाहिए। हमारे यहाँ टैक्स रेवेन्यू, इकोनॉमिक डाइवर्सिफिकेशन, हमारा ट्रेड इम्बैलेंस, हमारी इंपोर्ट जो चीजें हैं, हमारी एग्रीकल्चर इनएफिशिएंसीज, ये तमाम चीजें इन्वॉल्व है। लेकिन इसके साथ साथ हमें ये भी पता है कि खास एजेंडा के तहत पाकिस्तान को वीक भी किया जा रहा है। तो दोनों चीजें एक साथ अपना किरदार अदा कर रही हैं। ठीक है जी। कोल्ड वॉर का पीरियड में फिर अफगानिस्तान एक बहुत अहम इशू रहा है। हमेशा दोनों मुल्कों ने अफगानिस्तान को बफर स्टेट के तौर पे यूज करने की कोशिश की, और फिर अफगानिस्तान की जो जंग होती है 77 से 88 के दरमियान, उसने सोवियत यूनियन को डिसाइसिवली शिकस्त दे देता है यूएसए, जिसके नतीजे में क्या होता है कि सोवियत यूनियन बहुत ज्यादा कमजोर हो जाता है और इवेंचुअली ब्रेक कर जाता है। 70s के अंदर स्ट्रेटेजिक पैरिटी आ गई थी। स्ट्रेटेजिक पैरिटी होती है स्ट्रेटेजिक पैरिटी जो है वो यूएसए और सोवियत यूनियन के दरमियान आ जाती है। डेमोक्रेसी की एक मूवमेंट 80s के अंदर चाइना में हो रही होती है। इसके साथ साथ पेरिस्ट्रोइका और ग्लासनोस्ट, यानी ट्रांसपेरेंसी और रिकंस्ट्रक्शन, ये पॉलिसीज को चाहती है। उससे पहले सोवियत यूनियन बड़ा एक कमजोर सा मुल्क होता है और बाद में सोवियत यूनियन डिसइंटीग्रेट हो जाता है। स्कॉलर आज तक अग्री नहीं कर पाते कि सोवियत यूनियन का जो ब्रेकडाउन है या कोल्ड वॉर का जो एंड है, वो किस वजह से हुआ। व्हाट वाज द एग्जैक्ट रीजन बिहाइंड इट। तो यूएस मिलिट्री स्ट्रेंथ अंडर रेगन फोर्स द सोवियत यूनियन इनटू बैंक्रप्सी। ये एक बात है कि यूएस से क्योंकि इकोनॉमिकली बहुत स्ट्रांग था, तो उन्होंने एक इकोनॉमिक वॉर स्टार्ट कर दी थी, और जिसके नतीजे में सोवियत यूनियन की इकोनॉमी, सॉरी, मिलिटराइजेशन और आर्म्स रेस स्टार्ट कर दी। जिस सोवियत यूनियन की इकोनॉमी इतनी स्ट्रांग नहीं थी, इसकी वजह से सोवियत यूनियन यूएसए का मुकाबला नहीं कर सके और बिल्कुल कंगाल हो गए। दूसरा था कि इंटरनल स्टैग्नेशन भी हो गई थी, डिक्टेटरशिप थी, किसी को राय देने का इजहार, अपनी राय का इजहार करने की, अपनी राय देने का की आजादी नहीं थी, जिसके नतीजे में क्या हुआ कि सोवियत यूनियन के अंदर एक स्टैग्नेशन आ गई, पॉलिसीज के अंदर इनोवेशन खत्म हो गई, डेवलपमेंट प्रोग्राम्स बड़े
पूरे डिक्टेटोरियल हो गए और अंदर से खोखली होती गई सोवियत यूनियन। पोस्ट कोल्ड वॉर इरा 2009 तक का या उसके 1990 में सोवियत यूनियन जब बहुत वीक हो गया तो एक दौर में इराक को बड़ी सपोर्ट हासिल थी। इराक कुवैत के ऊपर हमला करता है, ऑल्दो सद्दाम हुसैन को अमेरिका की भी बड़ी सपोर्ट थी 80 से लेकर 90 तक, जो 88 तक जो जंग लड़ी ईरान के खिलाफ, लेकिन उसके बाद सद्दाम हुसैन बड़े शेर हो गए और उन्होंने कुवैत के ऊपर हमला करते हुए कहा कुवैत तो हमारा हिस्सा है। अमेरिका और उसके इत्तेहादी जिनको सऊदी अरब और यूएई वगैरह, इनको ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आई कि अगर कुवैत पे कब्जा हो गया तो फिर हम तमाम लोगों पे भी कब्जा हो सकता है। तो अमेरिका ने भी इस बात को महसूस किया और अमेरिका ने गल्फ वॉर का आगाज किया। अमेरिका और उसके इत्तेहादियों ने इराक को बिल्कुल तबाह व बर्बाद कर दिया और इराक को डिसाइसिवली ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म के नतीजे में शिकस्त का सामना करना पड़ा। इसको गल्फ वॉर कहते हैं। सोवियत यूनियन तो कोलैप्स कर ही रहा था, मुख्तलिफ रिपब्लिक्स वजूद में आई। आई थिंक टोटल 17 स्टेट्स बनी, 13 सॉरी, कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स आई, जिसके अंदर यूक्रेन और कजाकिस्तान और ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और किर्गिस्तान, उज़्बेकिस्तान की तमाम स्तान्स भी आ गए, सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स जिनको कहते हैं। इसके अलावा यूक्रेन आ गया, इसके अलावा बेलारूस आ गया। ये तमाम कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स का एक इन्होंने इत्तेहाद बना लिया, लेकिन ये इंडिपेंडेंट रिपब्लिक्स बन गई। बहुत सारे रिपब्लिक्स और वजूद में है। यूएसएसआर की इकोनॉमी बहुत तेजी से फ्री फॉल कर रही थी। 3 बाल्टिक स्टेट्स भी थी जो सोवियत यूनियन के टूटने के बाद में आई, जिनके मैंने आपको नाम बताया, एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया। यूएस के साथ रशिया के या वेस्ट के साथ रिलेशंस कुछ स्वीट सावर से थे, कभी अच्छे कभी बुरे, बिकॉज वेस्ट रशिया को मुकम्मल तबाह होते नहीं देखना चाहता था। रशिया एक सोवियत यूनियन या फॉर्मर सोवियत स्टेट्स एक बहुत बड़ी आबादी की हामिल थी, तो वो एक बहुत बड़ी मार्केट थी। आप देखें किस तरह से इंटरनेशनल पॉलिटिकल इकोनॉमी इंटरनेशनल सिक्योरिटी को ड्राइव करती है एंड वाइस वर्सा। तो उन लोगों ने रशिया को मुकम्मल तौर पर तबाह करने की जगह उसको सपोर्ट करने, उसको इंटरनेशनल फोरम्स के अंदर उसको शामिल करने, उसकी इकोनॉमी को स्टेबलाइज करने में मदद की। इकोनॉमिक ट्रांजिशन के दौरान बहुत ज्यादा एड रशिया को नहीं मिली, फिर चेचनिया, लेकिन इसके साथ साथ उसको इंटरनेशनल सिस्टम्स और इंटरनेशनल फोरम्स के अंदर अलाइन करने में खैर बहुत मदद की गई। चेचनिया अब सेसीड करना चाहता था रशिया से और एक इस्लामिक स्टेट बनाना चाहता था, जब वहां पर एक बहुत ही ह्यूज ब्लडशेड रहा चेचनिया के अंदर। फिर रशियन नेशनलिज्म स्ट्रॉन्ग हुआ और पुतिन साहब के आने के बाद तो खैर वो बहुत ही आगे बढ़ गया कि पुतिन ने दोबारा से सोवियत यूनियन के टूटने को सबसे बड़ी तारीख की गलती करार दिया और कहा कि हम सोवियत ग्लोरी को रिवाइव करेंगे और रशियन नेशनलिज्म को प्रमोट किया जाने लगा। और रशिया जो है वो सोवियत यूनियन का की लेगेसी का ओनर बन गया। फिर रशिया और जापान के दरमियान आई थिंक सेनकुका आइलैंड्स का, शायद सेनकाकू आइलैंड्स का एक इख्तिलाफ बड़े लंबे अरसे से चल रहा है, वो अभी तक चल रहा है। यूगोस्लाविया टूट जाता है, इस दौरान 6 स्टेट्स बनती हैं। फिर बोस्निया का वजूद आता है। सर्बिया के जो जालिम हुक्मरान है वो बोस्निया के अंदर मुसलमानों की नस्लकशी करते हैं। सोमालिया का भी एक क्राइसिस रहता है। फिर रवांडा एक अहम, वहां पे टूटसी और हुटूस जो 2 कौमियतें हैं, उनमें से आई थिंक टूटसीज क्या जेनोसाइड होता है, तकरीबन 8 से 10 लाख मार दिए जाते हैं हुटूस के जरिए, या हुटूस टूटसीज को मारते हैं, ये आप देख लीजिएगा। न्यू रिफ्ट यूएस और चाइना और यूएस और यूरोप के दरमियान इंटरनल फ्रिक्शन बढ़ती है क्योंकि इकोनॉमिक इंटरेस्ट
सबको अजीज होते हैं। यूएस यूरोप बहुत बड़े इत्तेहादी हैं, बट एट द सेम टाइम यूरोप एक इमर्जिंग पावर बन रहा होता है इसकी, और यूएस के वो बहुत ज्यादा खतरात होते हैं। यूएस प्री डोमिनेंस को अब थोड़ा खतरा लाक हो रहा होता है, क्योंकि मुसलसल जंगों की वजह से यूनाइटेड स्टेट्स आहिस्ता आहिस्ता वीक हो रहा होता है। क्योटो ट्रीटी होती है जो इन्वायरमेंट की प्रोटेक्शन के लिए होती है, और मुख्तलिफ, और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल होता है, कोविड क्योटो प्रोटोकॉल होता है कि इन्वायरमेंट को बेहतर किया जाए। मुल्क एक दूसरे के साथ बैठते हैं। फिर पेरिस क्लाइमेट ट्रीटी आती है कि अगर ग्लोबल वार्मिंग को ना रोका गया तो ये दुनिया रहने के काबिल नहीं रहेगी और ये तबाह हो जाएगी। 11 सितंबर को वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पे हमला होता है न्यूयॉर्क में, और उसके बाद वॉर अगेंस्ट टेरर शुरू होती है। ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम स्टार्ट होता है अफगानिस्तान के अंदर। उसके बाद वॉर ऑन टेररिज्म शुरू होती है। अफगानिस्तान के तालिबान को के बाहर फेंक देते हैं। फिर इराक में सद्दाम हुसैन का तख्ता उलट दिया जाता है। नॉर्थ कोरिया एक मुसलसल दर्द-ए-सर बना रहता है। किम जोंग उन से पहले किम जोंग इल होते हैं। नॉर्थ कोरिया अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम मुसलसल उसमें एडवांसमेंट ला रहा होता है, अपने मिसाइल प्रोग्राम को बेहतर कर रहा होता है, जिसके नतीजे में नॉर्थ कोरिया एक मुसलसल थ्रेट बन के रहता है। नॉर्थ कोरिया के ऊपर सैंक्शंस लगती हैं। नॉर्थ कोरिया को कुछ खास सपोर्ट नहीं होती। चाइना उसको कुछ सपोर्ट दे रहा होता है। इसी तरह से कोल्ड वॉर के बाद वाला जो पीरियड है वो निस्बतन ज्यादा पीसफुल है। जंगें बहुत की कसर पे यूएस अफगानिस्तान में और लिबिया में और इराक में पूरी कर लेता है। वॉरफेयर उस तरह से नहीं है कि जैसे करोड़ों लोग एक जंग के नतीजे में मर रहे हैं। उसके लिहाज से जो हथियार है वो ज्यादा लीथल हो चुके हैं, हथियार ज्यादा खतरनाक हो चुके हैं, ज्यादा एक्यूरेट हो चुके हैं, ज्यादा फोकस्ड हो चुके हैं, इवन सस्ते हो चुके हैं। बट एट द सेम टाइम उनका इस्तेमाल उतना कम हो गया है, क्योंकि हर एक को डर लगता है कि अगर मैंने कोई हथियार इस्तेमाल किया तो मेरे से जवाब में उससे ज्यादा सख्त हथियार इस्तेमाल होगा। इसी को हम डेटरेंस कहते हैं। बैकलैश भी हुई है। नेशनलिज्म अब बहुत ज्यादा दोबारा से दुनिया में बढ़ता नजर आ रहा है। एथनिक रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट्स आ रहे हैं। अब आप देख लें, एक हिंदू नेशनलिज्म इंडिया के अंदर है, इसी तरीके से अब एक वाइट नेशनलिज्म जो है, रेसिज्म दोबारा से उमड़ के आया है। यूरोपियन कंट्रीज में, जर्मनी में अलायंस फॉर डेमोक्रेसी बन रहा है। मरीन ले पेन फ्रांस में स्ट्रांग हो रही हैं। हंगरी और पोलैंड के अंदर तो फार राइट ऑर्गेनाइजेशंस इस्लामोफोबिया का शिकार हैं, और ओरिजिनल यूरोपियंस और नॉन यूरोपियंस के खिलाफ एक एक महाज बनाया जा रहा है। तो ये तमाम चीजें, ये पार्ट हैं, तमाम चीजें दोबारा से आ रही हैं। ये इनकी एक रिसर्जेंस हो रही है। एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन के ऊपर ज्यादा काम नहीं हो रहा। हम पेरिस क्लाइमेट ट्रीटी के ऊपर अग्री तो किया, लेकिन अमेरिका वहां से भाग गया। अमेरिका के ना होने की वजह से टॉप 2 पोlluters में से एक है। जो कमिटमेंट, ग्लोबल कमिटमेंट है, उसको खतरात लाहक है। ये तमाम मसाइल जो हैं ये बहुत टेंस कर देते हैं सिचुएशन को। और डिजीज कंट्रोल पे ही अभी आप देख लें कि कोविड-19 फैला है और किसी को अभी उसके ओरिजिन का आइडिया नहीं। उसको कंट्रोल करने की कोई, क्योंकि हम एक दूसरे पे इल्जाम लगा रहे हैं। ग्लोबल पॉलिटिक्स जो है वो पॉइंट स्कोरिंग पे आ गई है। कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन बाज़ औक़ात वीक होते हुए नज़र आ रहा है। This is last slide of first chapter. So China is becoming more central to world politics. China is strongest as it than it ever was. उसका इकोनॉमिक साइज मुसलसल बढ़ रहा है। उसका इकोनॉमिक सरप्लस बहुत ज्यादा है। उसका इन्फ्लुएंस यूरोप, अफ्रीका, एशिया में बहुत ज्यादा है। और ये वाहिद ग्रेट पावर है जो एक डेमोक्रेसी नहीं है। इसके पास वीटो पावर है, लेकिन ज्यादा इस्तेमाल नहीं करता वीटो पावर को। इसके पास न्यूक्लियर कैपेबिलिटी है, और सबको पता है कि ये अपनी न्यूक्लियर कैपेबिलिटी से कुछ भी कर सकता है। चाइना को यूएस अपना सबसे बड़ा अब एडवर्सरी मानता है, और चाइना की इकोनॉमिक पावर से हर कोई परेशान भी है। क्वाड चाइना के खिलाफ बन रहा है। इसके अलावा ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप की बात हो रही है। आइडियोलॉजी जो है वो, जो कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी है वो अब उतनी पॉपुलर नहीं रही है चाइना में। और यंगस्टर्स आगे जा रहे हैं, लेकिन स्टेट खुद बड़ी
शी जिनपिंग के आने के बाद से चाइना के अंदर एक चाइनीज नेशनलिज्म के ऊपर ज्यादा दोबारा से जोर है। चाइना अपना एक सॉफ्ट इमेज मेंटेन रखना चाहता है दुनिया भर में, ऑल्दो उस पे अभी भी वो काम कर रहे हैं। वैक्सीन डिप्लोमेसी चल रही है, चाइना बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के जरिए सारी दुनिया के अंदर इन्वेस्टमेंट्स कर रहा है। गरीब ममालिक को इजी टर्म्स पे कर्जे मिल रहे हैं। इन तमाम चीजों के बावजूद चाइना को एक्सपेंशनिस्ट पावर के तौर पे भी बहुत से मुल्क देखते हैं। जो साउथ चाइना सी क्राइसिस है, ये एक बहुत बड़ा इशू है। जापान के साथ चाइना के डिस्प्यूट्स, ताइवान के साथ, तिब्बत के साथ, हांगकांग के अंदर, उसके बाद शिनजियांग में जो चाइना को इंटरनली भी कुछ खतरात लाहक है, बट चाइना एट द सेम टाइम इज वेरी पावरफुल इन कंपैरिजन टू व्हाट इट यूज्ड टू बी। सो ये आजकल की अभी तक का हमारे पास सिनेरियो है जी। एनी क्वेश्चन? जी, ट्रेडिशनल नॉन ट्रेडिशनल थ्रेट्स को हम पढ़ेंगे तो जरूर इस पे बात कर लेंगे। अब तो नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी थ्रेट्स ज्यादा इस टाइम इम्पोर्टेंट भी हैं और ज्यादा विजिबल भी हैं। अगला सवाल है, कोल्ड वॉर एग्जिस्ट करती है कि नहीं? मैंने एक कॉलम पढ़ा था, उसमें था कि चाइना और अमेरिका के दरमियान कोल्ड वॉर नहीं है, वार्म वॉर है। ना ये एक हॉट वॉर है, ना ये कोल्ड वॉर है, क्योंकि दोनों एडवर्सरीज हैं, दोनों पावरफुल हैं, दोनों इकोनॉमिकली भी स्ट्रांग है। इसके साथ साथ दोनों के ताल्लुकात में ना बहुत ज्यादा सर्दी है कि एक दूसरे से बात नहीं कर रहे, ना इतनी गर्मी है कि एक दूसरे के ऊपर हमले कर रहे हैं। लेकिन ये एक वार्म वॉर है जिसमें एक दूसरे के इन्फ्लुएंस को कम किया जा रहा है, एक दूसरे के इकोनॉमिक इंटरेस्ट को हिट किया जा रहा है, एक दूसरे के साथ पॉइंट स्कोरिंग की जा रही है, लेकिन इसके साथ साथ एक दूसरे के साथ ट्रेड को सस्पेंड नहीं किया जा रहा। चाइना और यूएस का एनुअल ट्रेड ऑलमोस्ट उसका साइज 1 ट्रिलियन यूएस डॉलर्स है, जो कि बहुत बड़ा साइज है। तो दीज आर द एरियाज। आई डोंट थिंक कि कोल्ड वॉर है। ऑफ कोर्स एक टसल है, बिल्कुल टसल फॉर इन्फ्लुएंस है, कंपटीशन है, दोनों एक दूसरे के एलाइज के ऊपर भी प्रे कर रहे हैं, एक एलाइज को अपनी तरफ करने की भी कोशिश कर रहे हैं, बट एट द सेम टाइम इसके साथ साथ जो है वो ताल्लुकात इतने खराब नहीं है कि एक दूसरे को तबाह करना चाहिए। ठीक है जी। मरियम, आपका क्वेश्चन। सर, ये कोल्ड वॉर एक मैंने भी आर्टिकल पढ़ा था, मतलब उसमें उन्होंने ये बोला था कि नेचर ऑफ द कोल्ड वॉर हैज चेंज। फॉर एग्जांपल, न्यू इकोनॉमिक वॉरफेयर्स आर लाइज इन द इकोनॉमिक जोन, तो वो इकोनॉमिकली ड्रिवन होते हैं, लेकिन मतलब इट इज स्टिल काइंड ऑफ अ कोल्ड वॉर। मतलब व्हाट इफ इट्स नॉट अ कोल्ड वॉर, इफ यू आर सेइंग, देन व्हाट आर द सेलिंग फीचर्स ऑफ कोल्ड वॉर, and how do we say कि okay this is a cold war or this is not a cold war? How do we differentiate? और तो ये मुझे थोड़ा सा बता दीजिएगा। और मुझे दूसरा क्वेश्चन ये है कि इसमें जो हमारे करंट सिनेरियो चल रहे हैं, इसमें SCO का क्या रोल है? Where do you think it's heading? अच्छा, गुड क्वेश्चन। पहली तो बात ये कि देखिए, इंटरनेशनल रिलेशंस जो है ना, वो 2 + 2 4 तो है नहीं। ये तो एक सब्जेक्टिव साइंस है जिसमें एनालिसिस है। तो आप किसी चीज को एक तरीके से देखेंगी, मैं एक तरीके से देखूंगा, तीसरा बंदा एक और तरीके से देखेगा। दिस इज वन थिंग। सो कोल्ड वॉर होती है जब 2 पार्टीज आपस में कोलैबोरेशन और कोऑपरेशन के लिए तैयार ना हो, एक दूसरे से बातचीत के लिए भी उस तरह से तैयार ना हो, अपने एलाइज के थ्रू एक लड़ाई लड़ रहे हो, और उनके म्यूचुअल इंटरेस्ट कॉमन नहीं हो, लेकिन साथ साथ वो एक ओपन कॉन्फ्लिक्ट में, आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट में एक दूसरे के खिलाफ हो, यानी जंग ना कर रहे हो, वो हॉट वॉर हो जाएगी। जो इसकी दरमियानी कैफियत है उसको कूल वॉर कह सकते हैं या वार्म वॉर कह सकते हैं। कूल वॉर, बल्कि मुझे याद आ रहा है, मैंने पढ़ा था वार्म वॉर नहीं था, कूल वॉर। कि इसके अंदर ये है कि दोनों एक दूसरे को पसंद नहीं करते हैं, बोथ कंसिडर ईच अदर एज द बिगेस्ट ओपोनेंट्स नाउ। दोनों एक दूसरे के इकोनॉमिक इंटरेस्ट को हिट भी करना चाहते हैं, दोनों एक दूसरे की सिक्योरिटी को बिल्कुल भी थ्रेटन नहीं करना चाहते, दोनों एक दूसरे के एक्सपेंशनिज्म
को डाउट की नजर से देखते हैं, बट एट द सेम टाइम both are interrelated and both the economic interest of both China and America are also interrelated. So they do not want to decisively harm or defeat a country. So this is how it is. I hope आपको समझ आ रही है। वहां पर कोल्ड वॉर में था कि मैं एक तो आपसे बात नहीं कर रहा और साथ साथ आपको खराब करने और आपको बर्बाद करने के लिए मुख्तलिफ ममालिक के अंदर आपको इंगेज करना चाहता। चाइना और यूएस मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट में नहीं है एक दूसरे के, मगर चाइना और यूएस इकोनॉमिकली एक दूसरे के कंपटीशन में है और एक दूसरे को डिफीट करना चाहते हैं, मगर इकोनॉमिकली, मगर मुकम्मल सर तो तौर ये पर चाइना तबाही नहीं वो मचा। जो ये सर ये जो है साउथ चाइना सी के अंदर जो स्पार्कली आइलैंड है उसके ऊपर जो मिलिटराइजेशन हो रही है, चाइनीज अपनी नेवल पावर इंक्रीज कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल मोर ओवर इंडियन ओशन में भी जो है ना यूएस इज इंक्रीजिंग इट्स मूवमेंट थ्रू इंडिया एंड मोर ओवर फिर ऑकस जो एक बनाया ऑस्ट्रेलिया को, उसने न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन्स प्रोवाइड किए हैं। तो सर ये मिलिटराइजेशन की तरफ नहीं जाएगा? देखिए मिलिटराइजेशन है तो दोनों एक दूसरे पे हमला करते हैं, चला दें एटम बम, नहीं है ऐसे। दोनों अपने इकोनॉमिक इंटरेस्ट को सेफगार्ड करने के लिए सब कुछ कर रहे हैं। मुझे एक बात बताएं, आखिरी दफा कब आपने सुना था कि अमेरिका ने चाइना के ऊपर या चाइना ने अमेरिका के फौजी के ऊपर कोई गोली चलाई? ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं। बात ये है कि साउथ चाइना सी का इंटरेस्ट क्या है? चाइना अपनी इकोनॉमिक इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना चाह रहा है ना। चाइना का इंटरेस्ट ये है कि जब जो उसका ट्रेड शिपमेंट है, खासकर जो एनर्जी रिलेटेड शिपमेंट्स हैं, ऑयल शिपमेंट्स हैं, वो जब मलाका स्ट्रेट से आते हैं तो अमेरिका जब चाहे, क्योंकि उसकी प्रेजेंस वहां पे है, तो वो उसको ब्लॉक कर सकता है चाइना के ऊपर अगर वो हमला करे तो। एक चीज हो गई। इसी तरह से अमेरिका को ये खदशा है कि पूरे पैसिफिक ओशन के अंदर तो मेरा कब्जा है, मैंने तो मुख्तलिफ टेरिटरीज काबू की हुई। अभी चाइना स्पार्टले और पैरासेल्स के ऊपर अपना हक के हाकमियत जता कर या इस साउथ चाइना सी के अंदर आर्टिफिशियल आइलैंड्स बनाकर चाइना जो बुरा कर रहा है, चाइना अपनी टेरिटोरियल पावर को जो बढ़ा रहा है, उससे मेरे राइट्स ऑफ नेविगेशन भी अफेक्ट होते हैं। तो ये चीज अमेरिका का कंसर्न है। आई थिंक प्राइम मोस्ट इंटरेस्ट अभी भी इकोनॉमी है, एक दूसरे की आइडियोलॉजी नहीं है। क्योंकि चाइना चाहे एक कम्युनिस्ट कंट्री कहता हो, लेकिन चाइना के अंदर भी जो ट्रेड या बिजनेस चल रहे हैं वो तो प्रॉपर कैपिटलिस्टिक मॉडल पे चल रहे हैं। यूएस चाइना को तबाह कर देगा तो यूएस इतनी सस्ती चीजें खरीदेगा कहाँ से? तो ये एक फर्क है। दूसरा सवाल क्या था आपका मनी? सर एससीओ का रोल फिलहाल, लाइक इन द करंट सिनेरियो, व्हाट इज द एससीओ रोल? एससीओ शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। जी, एससीओ एक मल्टीलैटरल ऑर्गेनाइजेशन है और दुनिया की एक बहुत बड़ी आबादी को कवर करती है। दुनिया के 2 मोस्ट पॉपुलस कंट्रीज और उसके बाद दुनिया का 5th और दुनिया का आई थिंक 8th मोस्ट पॉपुलस कंट्री जो है वो एससीओ, सॉरी 8th मैंने गलत बोल दिया बिकॉज बांग्लादेश नहीं है। तो इंडिया, पाकिस्तान, चाइना, रशिया, तो ये जो साउथ एशिया और जो साउथ एशिया और नॉर्थ ईस्ट एशिया है, इसका जो की जो पावर्स हैं ये एक दूसरे के साथ मिली, लेकिन ये एक मिलिट्री अलायंस नहीं है बिकॉज इंडिया मिलिट्री अलायंसेस के अंदर शमूलियत को पसंद नहीं करता। वो अपनी एक स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी को प्रेफर करते हैं। Shanghai Cooperation Organization is a very good opportunity for Pakistan to come in close with Russia. It's also good for Pakistan and India and Pakistan and China, China and India to talk and mutually resolve their conflicts. It also includes Central Asian republics so that they can be their politics and their dealings can also be mainstreamed. तो ये तमाम अभी लिमिटेड सिनारियो के अंदर कोई खास रिसेंट सिनेरियो के अंदर लिमिटेड एक स्कोप है इसका। अभी काफी देयर इज अ लॉट दैट नीड्स टू वर्क आउट अमंग्स द कंट्रीज ऑफ शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। It's a regional alliance. It's a powerful alliance. It has a lot of opportunities, but I am doubtful that in its recent form it is of much concern. Although ये तो मिलिट्री कोऑपरेशन की भी बात करते हैं,
आई थिंक ये मैं आपको पढ़ाऊंगा अभी पाकिस्तान अफेयर्स के लेक्चर में, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन और सार्क, तो इंशाल्लाह इसको हम मजीद वहां पर भी डिस्कस करेंगे। जी, एनी अदर क्वेश्चन? एनीवन? जी जी, anyone else has a question? Please raise your hand. Okay, traditional and non-traditional security threats भी हमने पाक अफेयर्स में पढ़ने हैं, so inshallah very soon, see you tomorrow, or not tomorrow, see you next week. Schedule will be communicated to you all. Thank you very much everyone. Special thanks to your CR who's voluntarily managing the class. Thank you very much everyone. Take care, do ask questions if there is any. It's not a question, but it's a request. Can you just give a lecture on nuclear proliferation?